हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकेश। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ सोशल साइंस की, क्लास 6 to 10 तक। उसमें मैंने कहा था कि मैं मंडे को एक वीडियो अपलोड करूँगा, जो क्लास 9th का होगा, हिस्ट्री का। जो मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसमें जो दिया है, हम क्या है कि बुक जो पीडीएफ है उसको हम पीडीएफ को मैं रीडिंग करके और आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये, क्लास 9 की हिस्ट्री की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें ये है कि देखिए, लिखा है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति इसको बोलते हैं। कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, इसके पीछे कारण क्या था, ये चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, लिखा है कि ऑन द मॉर्निंग, ये यहाँ से, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। कह रहा है कि 14 जुलाई को, जो 14 जुलाई की जो सुबह है, 14 जुलाई 1789 का, जो पेरिस का जो एक शहर है, फ्रांस का शहर एक है पेरिस, उसमें आतंक का माहौल था। ठीक है, क्यों माहौल था बता रहा है कि द किंग हैड, यहाँ पे जो लिखा है देखिए, लिखा है द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा ने, ट्रूप्स मीन्स होता है यहाँ पे सेना, जो मिलिट्री वगैरह होती है ना, वहाँ की वो बात कर रहा है। कह रहा है कि जो राजा है, जो वहाँ का किंग है, वो सेना को आदेश दिया शहर की तरफ जाने के लिए। क्यों जाने के लिए, मतलब जो भी उसका कारण रहा हो आगे मिलेगा। रूमर्स स्प्रेड दैट, यहाँ पे है ये से, रूमर्स स्प्रेड दैट वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। रूमर्स मतलब होता है अफवाह, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन। ये गलत अफवाह फैल गई पूरे शहर में कि जो राजा है, वो जो सेना को भेजा है, जो ट्रूप्स को भेजा है, कमांडर को भेजा है, वो लोगों पर गोलियां चलाने के लिए ऑर्डर किया है कि जाओ लोगों को मार दो। यहाँ पे देखिए कहा है ना कि स्प्रेड दैट कि वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन, मतलब आर्मी को ऑर्डर दिया है कि जाकर लोगों के ऊपर गोलियां फायर करो। सम 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form people militia। कह रहा है कि कुछ 7,000 मेन एंड वोमेन गेदर हो गए, मतलब इकट्ठे हो गए फ्रंट ऑफ टाउन हॉल के सामने, और डिसाइड किया उन लोगों ने कि एक हम लोग पीपुल मिलिटिया मतलब होता है, पीपुल्स मिलिटिया मतलब होता है लोगों की आर्मी। ठीक है, कि लोगों की आर्मी, जैसे कि उन लोगों ने जब ये खबर सुनी कि राजा ने ये आदेश दिया है कि जाओ लोगों को मार दो, ये अफवाह थी। लेकिन लोगों ने इस बात को सुना, तो उन लोग क्या किए, वो लोग इकट्ठा हुए कहाँ पे, टाउन हॉल के सामने। 7,000 लगभग थे, 7,000 मेन एंड वोमेन। उन लोग टाउन हॉल के सामने खड़ा हुए, इकट्ठा हुए, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करते हैं, एक जन सेना, मतलब पीपुल्स मिलिटिया, मतलब लोगों की सेना बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म। जब वो लोग इकट्ठा, मतलब लोगों की सेना, पीपुल्स मिलिटिया जब वो लोग बना लिए, तो उन्होंने क्या किया, दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म, मतलब उन्होंने तोड़ दिया कई सारी सरकारी बिल्डिंगें, किसके, हथियार की खोज में, आर्म्स की खोज में। ठीक है, सर इन सर्च ऑफ आर्म का मतलब होता है कि जो लड़ाई लड़ने के लिए, वार लड़ने के लिए जो होता है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, भवनों को तोड़ दिया, सरकारी बिल्डिंग्स को। ठीक है, फाइनली, यहाँ से अब देखते हैं हम लोग, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। ठीक है, बेस्टिल या बेस्टाइल इसको बोलते हैं, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके, कह रहा है कि अंततः, मतलब फाइनली, अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, मतलब सैकड़ों लोगों का जो ग्रुप है, ठीक है, वो मार्च किया कहाँ पे, टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के पूर्वी साइड में। ईस्टर्न पार्ट मतलब होता है पूरब साइड, ईस्ट पार्ट में सिटी के जो पूरब शहर है वहां पे गए, और स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, और जो जो किला था, जो जेल था ना, फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब किले जैसा एक जेल था, फोर्ट मीन्स होता है किला। ठीक है, किले जैसा जेल था, उसको क्या किए वो लोग, मतलब एक तरह से तोड़ दिए। बेस्टाइल नाम का जेल था, उसको क्या कर दिए, तोड़ दिए लोग। वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्ड एम्यूनिटेशन, जहाँ पे उन लोगों को ये
आशंका थी, ये जो लिखा है ना कि वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनिटेशन। एम्यूनिटेशन मतलब होता है कि गोला बारूद, जहाँ पर लोगों को ये शंका थी कि यहाँ पे गोला बारूद है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस जेल को तोड़ दिया, ठीक है, फोर्ट्रेस प्रिजन को। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बास्टाइल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर रिलीज थ्रू द थ्रू देयर वेयर ओनली 7 ऑफ देम, ठीक है। हुआ ये कि इस चीज को करने में जो वहाँ का बास्टाइल जेल का जो कमांडर था उसके साथ लड़ाई हुई और उसको लोगों ने मार गिराया, ठीक है। और वहाँ पे जितने कैदी थे उनको, प्रिजनर थे, उनको क्या किया, वो लोग छुड़ा दिए। लेकिन वो जो कैदी थे वो सिर्फ 7 थे, 7 कैदी थे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना कि ओनली 7, 7 ऑफ देम, वहाँ पे जितने कैदी थे उसमें से सिर्फ 7 लोग थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एट द Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king, ठीक है। जो बेस्टाइल जेल था ना, ये राजा का डेस्पोटिक पावर को दिखाता था। डेस्पोटिक मीन्स होता है निरंकुश, मतलब ये दिखाता था, डर का माहौल बना दिया था राजा कि अगर राजा के खिलाफ कोई बोलता है तो इसी बेस्टाइल जेल में ले आकर क्या करता था, राजा बंद कर देता था। ये जेल बहुत मतलब अपने आप में एक वो थी, लोगों के अंदर डर का माहौल बनाई थी, ठीक है। क्योंकि ये राजा के पावर को दिखाता था कि अगर राजा के अगेंस्ट कोई बोलता है तो राजा क्या करेगा, उसको जेल में डाल देगा, इसी बेस्टाइल जेल में डाल देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देयर द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वेर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु, सॉरी, कहाँ गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए ये कह रहा है, the fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction। जो किले का जो तोड़ा गया था जेल बेस्टाइल, उसका जो पत्थर थे, ठीक है, उसको डिमोलिश करके जब किला तोड़ दिया गया था तो उसके जो पत्थर है उसको बेचा गया, ठीक है, बाजारों में। क्यों बेचा गया, इसलिए बेचा गया कि जो लोग इस मतलब विध्वंस को, ध्वंस को, जो डिमोलिश को याद रखना चाहते हैं कि हमने इसको क्या किया, तोड़ा था, तो उसको खरीदे वो लोग पत्थर को, ठीक है, एक मेमोरी के तौर पे रखने के लिए कि हमने इस जेल को तोड़ा था और उसके जो पत्थर है आज भी हमारे पास है, ठीक है। तो इस बात के लिए उन लोगों ने क्या किया था, इसको तोड़ दिया था और इसी पत्थर को, जेल के पत्थर को क्या किया गया था, स्टोन को बेचा गया था, ओके, मार्केट में। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, द डेज दैट फॉलोड सा मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, ठीक है। इस घटना के बाद कई दिनों तक मतलब देखा गया है कि पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्र, गांव एरिया जो है, कंट्री साइड मीन्स होता है कि गांव देहाती एरिया जो होता है ना, देहात, उस क्षेत्र में मतलब लड़ाइयाँ हुई, संघर्ष हुए, राइटिंग मीन्स हुई, ठीक है, संघर्ष हुए लोगों के बीच, लोगों में और राजा राजा के जो सैनिक होते थे वहां पे संघर्ष हुआ लोगों, क्यों, मोस्ट ऑफ द पीपुल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इन द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड मच लेटर। लोग ज्यादा ज्यादा विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके खिलाफ, जो वहाँ की ब्रेड था, ब्रेड का जो दाम था बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। पाव रोटी जो थी वो इतना महंगा हो गई थी कि लोग खरीद नहीं पा रहे थे, उनके पास इनकम नहीं थी उतना, ठीक है। अब सोचिए पाव रोटी क्यों इतना महंगा हो गई थी, ये आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। हम लोग देखते हैं कि व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, जब इतिहासकार बता रहा है कि इस चीज़ें के बारे में पढ़ते हैं या देखते हैं, ठीक है, कि दे सा इट वाज अ बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। कह रहा है कि वे उन लोगों ने देखा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ये चेन के रूप में हुआ, ठीक है, कई कड़ियों के रूप में, कई चेन के रूप में देखा गया कि ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, इसके पीछे कई कारण थे। ऐसा नहीं था कि एक ही कारण था, एक ही कॉज था कि जो इस क्रांति को, इस रिवॉल्यूशन को क्या करे, बॉर्न करे, ठीक है। इसके पीछे कई कारण था जिसमें हिस्टोरियन लोग क्या क्या बताएंगे आगे, ठीक है। Though most people at the time did not anticipate this outcome, ठीक है, हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी कि हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, कि यह कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। ये बात मतलब ये कह रहा है कि ये जो घटना हुई फ्रांस की, ये क्यों हुई,
कैसे हुई, बहुत से लोग नहीं समझ पाए, ब्रेड की कीमत क्यों बढ़ गई थी, ये आप लोग को आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करें नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है वहाँ से हम अगले पेज पे चलते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये है, अब यहाँ से हम लोग चैप्टर फर्स्ट का पढ़ रहे हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब कह रहा है कि जो फ्रांस का जो समाज है ये लेट 18th सेंचुरी की बात कर रहा है। लेट 18th सेंचुरी का मतलब ये कह रहा है कि हम लोग जो ये है क्या बोलते हैं टाइम 750 से जो आ रहा है, यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। लेट 18th सेंचुरी का मतलब वन से ऐसे से लेकर 1880 तक। ठीक है, ये मैं इसके थोड़ा सा पेन मेरा सही से नहीं चल पा रहा है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, ये इसको हम यहाँ से कवर करते हैं। लेट 18th सेंचुरी का मतलब होता है 750 एडी, ये 50 है, एडी से लेकर 1800 एडी तक। ठीक है, ये 18 है, ये एडी तक। इसके अब ये इस समय की बात वो बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। इन 1774 लुइस 16, ये लिखा 16, ये जो है, ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। देखिए कह रहा है कि जो इन 1774 में बोर्बो फैमिली का, बोर्बो एक डायनेस्टी थी राजा की। ठीक है, जो फ्रांस का राजा था, किंग था, उसकी डायनेस्टी को बोर्बन डायनेस्टी कहा जाता था, बोर्बो फैमिली से वो था। लुई 16, ये लुई 16 मतलब होता है लुई 16वां। ठीक है, राजा बना कहाँ पे, वो जब सिंहासन पे बैठा, थ्रोन पे, मतलब वो राजा बना जब, कब, इन 1774 में। ठीक है, ही वाज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी ना। वो जब वो राजा बना था तो वो सिर्फ 20 साल का था। ठीक है, और उसने क्या किया है, उसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, उसकी राजकुमारी से, जिसका नाम था मैरी एंटोनिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अपॉन हिज एसेसन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब वो गद्दी पर बैठा, मतलब जब वो थ्रोन पे बैठा, जब वो सिंहासन पे बैठा, तो उसने पाया कि उसका जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी मीन्स होता है जहाँ पे पैसा रुपया खजाना वगैरह जो होता है राजकोष चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, उसको ट्रेजरी बोलते हैं ना। तो जो उसके समय में जो राजकोष था वो खाली पाया। वो क्यों खाली पाया, अब उसके बारे में बता रहा है यहाँ पे। देखिए बता रहा है, एक सेकेंड, इसको ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है। अब वो बता रहा है, एक सेकंड इसको हटा देने दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। यहाँ से ये जो है देखिए, लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। कह रहा है कि लंबे समय तक युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संकट जो थे ना, मतलब फ्रांस जो था लंबे समय से युद्ध में रहा। ठीक है, वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस, इसीलिए क्या हुआ, उसका जो फाइनेंशियल रिसोर्स था वो क्या हुआ, कम हो गया था ना। जब अब कोई कंट्री है लंबे समय तक युद्ध करेगा, वार करेगा, तो उसके क्या होंगे, जो पैसे रुपए होंगे थोड़ा कमी हो जाएगी। उसके बारे में कह रहा है कि एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस प्लेस ऑफ वर्साइल ना। जो राजा का प्लेस था, महल था, उसको वर्साइल कहते थे, वर्साइल में उसका महल था। कह रहा है कि ये सब पैसा खर्च हो रहा था किसमें, राजा का जो एक्स्ट्रा खर्च था ना, एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट उन सबों में था, उसका फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, विशाल महल, राज दरबार की जो शान शौकत है ना, उस चीज के बारे में इसका क्या हुआ, पैसा ज्यादा खर्चा होता था। ठीक है, और मतलब लोगों की जो राज दरबार में कर्मचारी होते थे, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट होते थे, जो एम्प्लॉय होते थे, उन सबों के ऊपर खर्चा होता था। भाई राजा था तो वो एक्स्ट्रा वेजेंट पैसा खर्चा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधाएं के चक्कर में पड़ जाते थे लोग। ठीक है, इसमें पैसा खर्चा हो, प्लस उधर से वार भी चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अंडर लुइस अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। अंडर लुइस, ये जो लिखा है 16, फ्रांस ने क्या किया था, जो लुइस 16 है वो हेल्प कर रहा था फ्रांस, किसका, 13 अमेरिकन कॉलोनी,
अमेरिका में 13 कॉलोनी थी, क्योंकि अमेरिका को भी अंग्रेजों ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपना गुलाम बनाया था ना, उन पे कब्जा किया था। तो अमेरिका के लोग क्या कर रहे थे, अपने कॉलोनी को छुड़ाने के लिए, आज़ादी लेने के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है। तो अमेरिका जब आज़ाद हुआ था ना, अमेरिका को फ्रीडम मिली है 1776 में। ठीक है। तो ये देखिए उसी आसपास की बात है, उससे 2 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ था कि जो अमेरिका की 13 कॉलोनियाँ थी, ये 13 कॉलोनियाँ लिखा है ना, 13 कॉलोनी, अमेरिकन कॉलोनी, टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो मतलब अमेरिका के जो एनिमी थे, ब्रिटेन वाले, ठीक है, अंग्रेज, वही फ्रांस के भी एनिमी थे। तो फ्रांस ने क्या कर रहा था कि ब्रिटेन के अगेंस्ट, मतलब कि ब्रिटेन किसी तरह हार जाए, अंग्रेज किसी तरह हार जाए, तो उसने क्या किया था, अमेरिका की मदद कर रहा था, पैसा रुपया देकर भी। ठीक है। जिससे क्या हो रहा था कि फ्रांस का तो पैसा खत्म हो गया था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था। यहाँ पे दिखा ना कि राजकोष उसका खाली हो गया था। ठीक है। The war added more than a billion livres, ठीक है, to debt that had already risen to more than 2 billion livres। देखिए क्या हुआ था कि पहले से ही, ठीक है, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक कर्ज जुड़ गया। ठीक है। लिखा है ना कि द वार एडेड मोर देन बिलियन लिवरे टू डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन टू। ठीक है। कह रहा है कि जो फ्रांस जो युद्ध कर रहा था, मतलब युद्ध चल रहा था अमेरिका में भी, ठीक है, उसकी जो मदद कर रहा था फ्रांस, उसके चलते उसके ऊपर मतलब 10 अरब लिवरेज से भी अधिक कर्ज जुड़ गया। और उस जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरेज बोझ पड़ा था, मतलब वो पहले से ही 2 अरब, क्या था, 2 अरब, इसको बिलियन मीन्स होता है अरब, वो पहले से ही कर्ज लिया हुआ था। उसके बाद जो अमेरिका की मदद कर रहा था उसमें उसको 10 बिलियन और बढ़ गया उसका लोन। अब जो लेंडर्स थे, लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जो लेंडर जो उधार देने वाले थे, उन लोगों ने अब क्या किया, अपना मतलब पैसा मांग रहे थे कि भाई हमारा पैसा दीजिए। सरकार से कर्जदाता जो थे, अब वो 10% ब्याज के दर पे अपना क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट पे वो पैसा अपना मांग रहे थे। ठीक है, कि हमारा पैसा दीजिए। नाउ बिगेन टू चेंज 10% इंटरेस्ट, देखो ऑनलाइन वही कर रहा है कि जो लेंडर्स जो उधार देने वाले थे सरकार को पैसा, वो लोग अपना 10% इंटरेस्ट के साथ अपना पैसा को मांग रहे थे कि हमारा पैसा आप दीजिए, या कह रहे थे कि हम 10% लगाएंगे अपना वो इंटरेस्ट। ठीक है। देखिए, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट, यहाँ से देखिए, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या होगी, फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक सेकंड इसको खत्म करते थोड़ा, यहाँ से आते हैं। ठीक है। फिर देखिए, to meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court running government offices and university, the state was forced to increase taxes। वही बात कह रहा है कि इन सबों को, मतलब रेगुलर एक्सपेंसेस जो उसका दिन का दिन खर्च था, ठीक है, कॉस्ट जो उसके मेंटेनिंग कॉस्ट थे, आर्मी के, कोर्ट के, राज दरबार के, रनिंग गवर्नमेंट, सरकार को चलाने के जो गवर्नमेंट चला रहा था, जो ऑफिसर लोग काम कर रहे थे, ठीक है, यूनिवर्सिटियां जो चल रही थी, स्कूल वगैरह जो कॉलेज वगैरह चल रहे थे, तो उसका खर्च मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे कि खर्च बढ़ रहा था, तो राजा भी क्या कर रहा था, टैक्स बढ़ाने की बात करने लगा। ठीक है, कि हम टैक्स बढ़ाएंगे, कि हम टैक्स बढ़ाएंगे इन सबों को मेंटेन करने के लिए। देखिए, एट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट फ्रेंच सोसाइटी इन द 18 सॉरी एट इवन दिस मेजर, यहाँ से हम लोग देखते हैं, एट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, कह रहा है कि सरकार जो थी, ये सब बढ़ाने के बाद भी, ठीक है, फ्रांसीसी सरकार जो थी, करों में वृद्धि के बावजूद ये कदम जो था उसके लिए काफ़ी नहीं था। ये जो कदम उठाई थी कि हम इतना टैक्स बढ़ाएँगे, फिर भी वो उस कर्ज को भर नहीं पाएगी। उसने क्या किया था, एक अनुमान लगाया था कि जो उसने उसके ऊपर जो कर्ज पड़ गया था, ठीक है, लोन पड़ गया था। उसको ये महसूस हुआ कि ये सब जो हम टैक्स इंक्रीज़ किए हैं, उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से जो हमारा कर्जा है हम उसको चुका नहीं पाएँगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, एट इवन दिस कहाँ गया, सॉरी, यहाँ से, फ्रेंच सोसाइटी इन the 18th century was divided into three states and only member of the third state paid tax। कह रहा था कि 18 सेंचुरी के शुरुआत में या 18 सेंचुरी में
जो था फ्रांस का जो समाज था, एक फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 क्लास में बटी हुई थी, ठीक है? 3 क्लास में, ये 3 क्लास देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 क्लास में बटी हुई थी। 1 सेकंड मैं इसको वीडियो को देखिए, ये 3 क्लास। पहला क्लास क्या है? पहला क्लास है क्लर्जी, फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास है नोबिलिटी और थर्ड क्लास है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट और कोर्ट ऑफिशियल्स, लायर एक्सेट्रा, पीजेंट एंड आर्टिजन्स, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट। कहने का मतलब यह है कि 18th सेंचुरी में फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 क्लास में बटी हुई थी। क्लर्जी थी, फर्स्ट नोबेलिटी। क्लर्जी मतलब ये काफ़ी उच्च वर्ग लोग जिसको बोलते हैं ना, मतलब ये जो पादरी वगैरह जो थे ना, चर्च वगैरह में जो पूजा पाठ करने वाले लोग, जो बाबा जी लोग होते थे आज के समय में, जो कहिए जो बाबा लोग हैं, ठीक है, जो महंत लोग हैं, इनको क्लर्जी में रखा जाता था, ठीक है। तो ये बहुत ऊंचे पद पे थे, मतलब जैसे आज हमारे समाज में जाति व्यवस्था है ना, कास्ट सिस्टम है, उसी तरह उस समाज में भी थी, उस टाइम भी थी। फ्रांस में 3 क्लास बटा हुआ था, जिसमें क्लर्जी थे, जिसमें बाबा जी लोग आते थे, ठीक है, जो पादरी वगैरह थे। और सेकंड क्लास है जो राजा राजा लोग से थे, नोबेलिटी, जिसमें जो राजा वगैरह थे ना, राजा की हैसियत से जो लोग थे, उस क्लास के लोग थे। थर्ड क्लास में 3 स्टेट था। अब देखिए थर्ड स्टेट में भी 3 तरह के लोग बटे हुए थे। एक बिग बिजनेसमैन, एक होता है मर्चेंट और ऑफिसल्स वगैरह, जिससे कि बड़े-बड़े व्यापारी, ठीक है, कोर्ट ऑफिसल्स में अधिकारी लोग, ठीक है, लायर्स जो होते हैं वो लोग थे। उसके बाद सेकंड थर्ड स्टेट में भी सेकंड एक क्लास था पीजेंट एंड आर्टिजन का, किसानों का। उसके बाद होता था स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर। स्मॉल पीजेंट मतलब छोटे किसान, लैंडलेस लेबर मतलब होता है जिनके पास जमीन नहीं हो, सर्वेंट नौकर वगैरह ये सब थे, ठीक है। तो जो टैक्स लगा था ना, ये जो टैक्स लगा था, ये टैक्स सिर्फ ये थर्ड स्टेट के लोग देते थे, ठीक है। जो टैक्स था ये थर्ड स्टेट के लोग दे रहे थे, ये वाले थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है। बाकी ये ऊपर के जो क्लर्जी और क्या बोलते हैं नोबिलिटी के लोग टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। टैक्स जो भी दे रहा था ये थर्ड क्लास के लोग दे रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से। अ, देखिए, हाँ, अब यहाँ से आगे हम लोग, अब ये कह रहा है कि द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज। जो फ्रांस का जो समाज था ना, ये फ्यूडल सिस्टम में बटा हुआ था, ठीक है, या फ्यूडल सिस्टम का अंग था, पार्ट था, ठीक है। लिखा ना कि पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, मतलब कि वर्गों में विभाजित जो फ्रांस की क्रांति फ्रांसीसी समाज था मध्यकालीन, वो सामंती व्यवस्था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है कि पहले अमीर, फिर उससे छोटा छोटा अमीर, उसके बाद जो गरीब लोग हैं, ऐसे मतलब देखिए, ये हम इसको ट्रायंगल टाइप का बना लेते हैं फ्यूडल सिस्टम का। यहाँ पे समझिए, तो ऐसे हम क्लास अगर बनाते हैं 3, तो यहाँ पे जो है ना, ये इसमें काफ़ी अमीर लोग रहते थे। फिर इसके बाद इनसे जो थोड़ा कम अमीर है वो रहता था। यहाँ पे मतलब ज़्यादा गरीब लोग, मतलब एक तरह से कॉमन लोग रहते थे ना। तो इस तरह का फ्यूडल सिस्टम बोलता है, सामंतवादी व्यवस्था, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे होता है फ्यूडल फ्यूडल सिस्टम, मतलब सबसे अमीर, फिर उससे कम अमीर, फिर उससे कम अमीर वाला जो व्यवस्था है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं और देखिए, ये लिखा है कि द टर्म ओल्ड regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। कह रहा है कि प्राचीन राजतंत्र, ओल्ड रेजिम मतलब होता है कि ओल्ड रेजिम, रेजिम मीन्स होता है राजतंत्र ना, शासन, ठीक है। तो जो शब्द है प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग सामान्य रूप से 1789 से पहले का हम लोग यूज करते थे संस्थाओं में या फ्रांसीसी समाज में। ये जो सोसाइटी इंस्टीट्यूशन है ना, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मीन्स होता है कोई संस्था, सोसाइटी मीन्स होता है समाज, ठीक है। तो जो फ्रांस का समाज था, ये पुराने समय में, पुराने राज व्यवस्था में इसको हम लोग मानते थे। कब? 1789 से पहले। उसके बाद देखिए आगे, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से फिगर 2। देखिए, कह रहा है कि फिगर 2 से हम लोग पढ़ेंगे। सो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज प्रेजेंट मेड अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन। कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज की जो वर्ग व्यवस्था है, वर्ग सिस्टम है, क्लास सिस्टम जो है, ये दिखाता है कि पूरी आबादी में, मतलब पूरी पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 90% जो थे वो किसान लोग थे, पीजेंट थे। देखो लिखा है ना कि पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब फ्रांस की जो 3 स्टेट बटे थे ना, क्लर्जी, नोबेलिटी एंड जो ये था
क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेट, ठीक है। तो इसमें जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें सिर्फ 90% लोग क्या थे, प्रेजेंट थे। तो हाउ एवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम, एक सेकेंड इसको हटाते हैं, यहाँ से देखिए, however only a small number of them owned the land they cultivated, ठीक है। जिसमें से कुछ ही लोग, ठीक है, क्या कर रहे थे, मतलब खेती कर रहे थे, ठीक है। कल्टीवेटर मतलब कह रहा है कि लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। जो किसान थे जिनके पास काफी जमीन होती थी वो लोग कम थे। बाकी लोग क्या थे, उनके जमीनों पे जाकर काम करने वाले। देखो लिखा है कि अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स ना। बताओ अब 90% किसी देश में किसान है, लेकिन 60% जो जमीनें हैं खेती बाड़ी करने वाली, वो सिर्फ किसके पास है, नोबेल्टी, नोबेल्स लोगों के लिए, मतलब सेकंड क्लास के लोगों की। जो सेकंड क्लास था ना, नोबेल्टी वाली, नोबेल्स जो उच्च जाति व्यवस्था से आते थे, जात से आते थे, या उच्च पावर वाले, पैसे रुपए वाले जो थे, उनके पास थी। जिस देश में 90% किसान हो ना, और उनकी जमीनें, उस देश में 60% जमीन किसके पास हो, नोबल, नोबल लोगों के पास हो, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, कह रहा है कि चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था, जिसपे क्या था, चर्च, और तीसरे तीसरे क्लास में जो थे उसमें भी कुछ धनी लोग थे ना, क्या था, उन जमीनों पर अधिकार था उनका, ठीक है। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, दैट इज क्लर्जी एंड नोबेल्टी। देखो कह रहा है कि द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, मतलब पहले दो स्टेट के जो लोग हैं उनको कहा जाता था क्लर्जी एंड नोबेलिटी, इंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाई बर्थ। वो लोग इंजॉय करते थे, उनको एक विशेषाधिकार था, प्रिविलेज था, कि ये लोग उच्च खानदान में पैदा हुए हैं, तो इनको काम करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ राजा महाराजा टाइप का बने रहेंगे। ये क्लर्जी वाले तो साधु संत थे, तो इनको माना जाता था कि चलो भाई ये पूजा पाठ करने वाले हैं, ये से जो भी उस समय का समाज था वो मानता था, ठीक है। और नोबेल्टी के लोग राजा महाराजा या बड़े घरों से आते थे, तो ये लोग बस, इनके घर में जो भी बच्चा पैदा होता था वो एंजॉय ही करता था, समझो, उसको विशेषाधिकार था, प्रिविलेज मिला हुआ था, प्रिविलेज भी मिला हुआ था कि ये बच्चा शुरू से ही राजा है, ये कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये जो दोनों स्टेट के लोग हैं, क्लर्जी और नोबेल्टी के लोग, इनको टैक्स नहीं देना होता था। टैक्स कोई सिर्फ कौन पे करता था, थर्ड क्लास के लोग, जो थर्ड क्लास के किसान थे, लॉयर थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ये लोगों को बस आदेश था कि आप ही लोग क्या करोगे, टैक्स पे करोगे, बाकी कोई टैक्स नहीं पे करेगा, ठीक है। द नोबल्स फर्दर इंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज। नोबल्स जो थे, जो मतलब आगे थे, सामंत जिसको बोलते हैं, ये लोग क्या कर रहे थे, कुलीन वर्ग जिसको बोलते हैं, नोबल्स मीन्स होता है कुलीन वर्ग, मतलब अच्छे घर से ना। ये लोग क्या थे, इनके पास कुछ फ्यूडल फ्यूडल प्रिविलेज, मतलब सामंती विशेषाधिकार जिसको बोलते हैं ना, मिला हुआ था, ये लोग उसी का इंजॉय कर रहे थे। अब देखते हैं, दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, ठीक है। जो इनके पास था वह किसानों से सामंती कर वसूल करता थे, मतलब होता था कि ये बड़े फैमिली से थे, तो किसान लोगों से क्या करते, जिससे कि आप लोग ये सुने होंगे जमींदार वर्ग, जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों से खेती कराते थे, और खेती कराकर उनसे वो रेवेन्यू वसूलते थे, रेवेन्यू लेते थे ना, उसी उनको सिर्फ खाने भर का देकर और बाकी अनाज वगैरह अपने पास रख लेते थे, ठीक है। तो उसी तरह था कि ये लोग टैक्स वसूलते थे, ये जो न्यूबल्स लोग थे, नोबल्स लोग थे ना, ये किसानों से टैक्स लिया करते थे। एक फ्यूडल सिस्टम होता था, फ्यूडल टैक्स होता था, उसको लेते थे एक तरह से। देखो लिखा है ना कि दीज इंक्लूड्स फ्यूडल ड्यूज, जो सामंती छूट वसूल कर था उसको लेते थे किसानों से। दिखा कि विच दे, उसके बाद कहा गया, पीजेंट वेयर ऑब्लिग टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। किसान जो थे अपने स्वामी की सेवा, मतलब अपने मालिक की सेवा करने के लिए उसके खेतों में जाकर काम करते थे, अपनी सैन्य सेवाएं, मतलब जो था सर्विस करते थे, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, उसके घरों में जाकर काम करते थे, ठीक है। टू सर्व इन द आर्मी आर टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, ठीक है। जो आर्मी मतलब होता है सैन्य सेवा, वहाँ पे जाकर सेवा देते थे, सड़कों के निर्माण में सहयोग करते थे, एंड एक्सेट्रा वगैरह सब करने के लिए क्या थे, वो लोग बाध्य थे, मजबूर थे जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग थर्ड क्लास से थे और ये लोग नोबेल्स थे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखते हैं
द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टीथे। जो चर्च था, ये जो टैक्स लगाया था उसको टीथे कहते थे, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप लोग देखोगे कि चर्च भी किसानों से कर लिया करते थे, ठीक है। तो जो चर्च वाले थे, जो क्लर्जी लोग थे, वो भी टैक्स किसानों से लेते थे, ठीक है। लेकिन उस टैक्स का नाम क्या था? टीथे। तो ये देखिए क्वेश्चन बनता है कि जो क्लर्जी जो लोग थे, जो किसानों से टैक्स लेते थे, उस टैक्स का नाम क्या है? हो सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन ये बन जाए, ठीक है। तो ये आता है एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। देखो ये चर्च जो था वो तो धार्मिक कर, ये एक पीछे जो था ना उनका जो एक धार्मिक कर था, ठीक है, चर्च लेता था, ठीक है, किसानों से। लेकिन इन सब इस टैक्स को देने के बाद जो थर्ड क्लास के मेंबर थे, ये राज्य को, जो राजा था ना, उसको भी टैक्स देते थे, जिस टैक्स का नाम था टैले, ठीक है। टैले नाम का एक टैक्स था, या टाइल जिसको आप कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपने अलग अलग होता है, ये भी टैक्स था। तो थर्ड क्लास के लोग बताओ, ये चर्च को भी दे रहे हैं टीथे नाम का टैक्स, और एक राजा को भी दे रहे हैं। देखो लिखा है ना कि द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स द स्टेट दीज इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होता था, कार्ल टैरे, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वेयर लेवीड, एक सेकेंड, विच वेयर लेवीड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टोबैको। देखो ये तो डायरेक्ट टैक्स था, टाइल नाम का, जो राजा सरकार लेती थी, राजा लेता था। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि जो आपको टैक्स दिखे नहीं, जैसे मैं कपड़ा कोई खरीदता हूँ, तो कोई कपड़ा 700 का है, तो इस पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने क्या रखा है? टैक्स लगा रखा है, ठीक है। ये टैक्स हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। हमको सिर्फ कपड़े की जो प्राइस है, जो एमआरपी होती है, वही जाकर दिखते हैं, हम लोग को दिखाई देता है कि 700 का ये कपड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इस पे गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स लगा चुकी है, ये हमको दिख नहीं रहा है टैक्स। जो दिखता नहीं है टैक्स, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो दिखता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। अब दिखने वाला जो टैक्स होता है डायरेक्ट, वो आप जैसे कोई चीज बैंक वगैरह में जो पैसा रखते हैं आप लोग, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स काटती है, तो आपको देना पड़ता है कि भाई हम इतना टैक्स दिए हैं, ठीक है। या और भी चीजों पर टैक्स लगता है, ठीक है। टोल टैक्स वगैरह लोते हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स एक तरह से आता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं विच वेयर जो जैसे कि जो साल्ट वगैरह, टबैको वगैरह पे था, ये लोग क्या थे? ये इनडायरेक्ट टैक्स लगता था। नमक खरीद रहे थे, तंबाकू खरीद रहे थे लोग, तो उस पे इनडायरेक्ट टैक्स होता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन, ठीक है। तो कह रहा है कि इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। मतलब कौन जनता वहन करती? थर्ड क्लास के लोग, मतलब जो फ्रांस जो स्टेट था, जो राजा थे, जो क्लर्जी थे, इन सबों का खर्च, उसके बाद जो पूरे स्टेट का जो खर्च होता था, इस किससे टैक्स लेकर करते थे? थर्ड क्लास के लोग से। थर्ड क्लास के लोग ही उस टैक्स को क्या करते थे? पे करते थे। बाकी सेकंड क्लास और जो नोबेल्टी क्लास था, और फर्स्ट क्लास में जो क्लर्जी, ये लोग टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। इन लोगों को माना गया था कि ये लोग मतलब उच्च परिवार से हैं, जिसको बोलते हैं ना हाई फैमिली से हैं, तो ये लोग टैक्स नहीं देंगे। तो जितने भी टैक्स देते थे, सब थर्ड क्लास के लोग देते थे। अब देखिए हम लोग ये कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये न्यू वर्ड्स में। लिवरे, लिवरे यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। जो लिवरे करेंसी है ना, मतलब 1794 से पहले फ्रांस में जो करेंसी चल रही थी, उसका नाम लिवरे था, ठीक है। उसी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1794 में। क्लर्जी देखिए लिखा है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन चर्च। मतलब उस ग्रुप के लोगों को कहा जाता है जो चर्च में काम करते थे लोग, जिससे पादरी, बाबा जी लोग जिसको बोलते हैं आप लोग इस आज के समय में। पीछे देखिए, द टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। टीथे नाम का जो टैक्स था, ये चर्च लेता था, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब खेती बाड़ी से निकलता था, उसका 10% ही लेता था, 1/10 ना, 1/10 लेता था ये, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि आपको 10 क्विंटल अनाज कोई पैदा हुआ, किसान पैदा किया, तो उसका उसका 1/10, तो मतलब एक एक क्विंटल अनाज कौन लेता था? ये चर्च ले लेता था, ठीक है, अपने लिए। ये उसका फिक्स था, ठीक है। इसके बाद टैली नाम का टैक्स टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट। ये जो टैक्स था, ये डायरेक्ट टैक्स था। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि जो गवर्नमेंट लेती थी, फ्रांस की जो राजा लेता था टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स कौन था? ठीक है, तो यही जो था टाइल टैक्स या टाइले टैक्स कह सकते हैं, यही टैक्स था जो डायरेक्ट राजा लेता था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे, तो उसमें ये हम पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
ये द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, मतलब संघर्ष का जीवन, या एक तरह से बोलते हैं उसको ना, कि जीने का संघर्ष, ठीक है। तब तक हम आइए आप लोग को ये समझाते हैं। ये जो फिगर इसमें दिखा रहा है, देखिए इसमें कैसे दिखा रहा है कि ये गरीब आदमी है। देखिए ये यहाँ पे है, देखिए ये दिखा रहा है कि, एक सेकेंड इसको मैं इरेज करता हूँ। एक सेकेंड, देखिए ये दिखा रहा है ना, ये बेचारा एक है, क्या एक पुअर आदमी है। दिस पुअर फॉलो ब्रिंग एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सेट, सलाड, द फैट लॉर्ड सिट देयर। देखो कह रहा है कि ये गरीब आदमी है, ये अपने मालिक के सामने लाया है सब, जो भी इसके पास है, ठीक है, जो भी इसके पास है, अनाज है, फ्रूट्स है, पैसा रुपए, जो भी, देखो ये लाया है यहाँ पे, ऐसे करके ये इसमें रखा है, ठीक है। ये सब लाकर इसको दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, बैठा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन थी फ्रांस सोसाइटी में, कब, 1789 से पहले, जब फ्रांस रेवोल्यूशन आया था तब, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसमें देखो इसको दिखाया गया, द मोर द डेविल्स हैज मोर ही वांट्स, मतलब ये कह रहा है कि और जो हमको चाहिए दिखाओ, ठीक है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है, मतलब इसके कहने का मतलब ये है, द मोर द डेविल्स हैज द मोर ही वांट, मतलब जितना उसको दो उतना ही उसका होता है ना, कि हमको और चाहिए, पेट नहीं भरता है, उस तरह से था। यहाँ पे है कि कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मक्खी, ये जो लिखा है ना कि द नोबल मैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई। यहाँ पे यही बात करा है कि जैसे कि मकड़ा होता है जो मक्खियों को खा जाता है एक तरह से, उसी तरह इसको दर्शाया गया है, ये वाले को, ये जो है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 1.1 से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। और बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। उन बच्चों के लिए ये मेरी वीडियो हेल्पफुल हो सकती है जो जिनको समझ में अच्छी तरह से नहीं आ पाया है स्कूल वगैरह में। तो मैं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूँ, और लाइन बाय लाइन जैसे मैं एक्सप्लेन करना हूँ। अगर कुछ चीज़ें अभी इम्प्रूव करनी है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर और अगले वीडियो में और इम्प्रूव करके आऊँगा। बाकी कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के बारे में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ओके, हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।